कल पढ़ाया था गद्य साहित्य के विधाएं जो 8 हैं उनमें अंतर। रिकॉर्डेड लेक्चर चलो एगो देख लियो। रिकॉर्ड लेक्चर देखा ना जी का? रिकॉर्डेड लेक्चर देख लिया करो जो लोग जैसे ज्वाइन नहीं हो पाते हैं कभी। आपके ऐप में जितने भी वीडियो पढ़ाया जा सब रिकॉर्डेड मिल जाएंगे। आवाज आ रही है साहब? वीडियो और आवाज बताएं कमेंट करके। सही है? कितने लोग हो गए हैं? तो 40। बाकी लोग कहाँ रह जाए? मैसेज डालोगे सब लोग जुड़ो सब। हाँ सुनो ध्यान दें सभी लोग। अभी तुम्हारी हिंदी की तैयारी चल रही है, उसमें अब ग्रामर चल रही है। ग्रामर एक बार अच्छे से कर लो, फिर आपकी किताब स्टार्ट करा दी जाएगी। 1 सितंबर से किताब आ जाएगी। जब किताब स्टार्ट होगी तो ग्रामर थोड़ी डाउन कर दी जाएगी, फिर ग्रामर 3 दिन चलेगी। अभी ग्रामर अच्छे से पढ़ लो। 2 यूनिट हम ग्रामर की खत्म कर चुके हैं, पद्य साहित्य का इतिहास और गद्य साहित्य का इतिहास। कल रविवार है तो कल सभी लोगों को जितने भी ऑनलाइन जुड़े हैं उन्हें ऑफलाइन आना है। अपनी कोई प्रॉब्लम हो या जो भी डिस्कस करना हो तो कल आके कर सकते हैं। 2 टाइम रखे गए हैं, एक सुबह 6 से 7 और दूसरा 7 से 8। इन 2 बैचों में आके आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। रविवार को आप 1 घंटा एक्स्ट्रा हमसे ले सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप टेस्ट दे सकते हैं इन बैचों में। टेस्ट में क्या तैयार करके आना है? पिछली बार हमने पद्य साहित्य के इतिहास का टेस्ट लिया था, इस बार आपको गद्य साहित्य के इतिहास का टेस्ट देना है। यदि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 ऑप्शन है आपके पास। कल आना तो है, जिन्हें टेस्ट देना है वो टेस्ट दे सकते हैं, और जिन्हें कुछ पढ़ना है वो पढ़ भी सकते हैं। टेस्ट वालों के लिए हम क्वेश्चन बोल देंगे। पिछली बार पद्य साहित्य का इतिहास का टेस्ट लिया था, इस बार गद्य साहित्य के इतिहास का टेस्ट है। हर रविवार को नियम बना लो, 6 दिन पढ़ा करो और रविवार को अपना टेस्ट दिया करो हिंदी, तो हिंदी अच्छी हो जाएगी। चलो कितने लोग जुड़ गए हैं? हाँ तो देखते हैं। एक बार मैसेज और डाल दो आप, सभी लोग जितने हैं फास्ट जुड़ जाएं, नहीं फिर छूट जाते हैं। क्योंकि आज का इंपॉर्टेंट दिन है। आज हम यूनिट 3 चालू करने वाले हैं, कवि परिचय। कवि परिचय कैसे लिखा जाता है, कौन कौन से कवि परिचय इंपॉर्टेंट है, इस साल कौन आने के चांस है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस साल तुलसीदास, 100% आने के चांस है तुलसीदास के। 5 तुम्हें कवि परिचय पढ़ाए जाएंगे, गैस पेपर में 3 रखे जाएंगे। तो कवि परिचय कैसे आप, कवि परिचय में क्या क्या पूछा जाता है और कैसे आप लिखेंगे देखो। कवि परिचय, परीक्षा में कवि परिचय 3 अंक का आता है। 1+1+1, एक एक नंबर के 3 प्रश्न हैं और एक एक अंक के 3 हेडिंग्स हैं। क्या क्या है? 2 रचनाएं पूछी जाती हैं। ये पहली हेडिंग होती है रचनाएं, 2 ही रचनाएं पूछी जाती हैं। नंबर 2, 2 पे फिर हम आते हैं, भाव पक्ष लिखते हैं, भाव पक्ष। दूसरी हेडिंग भाव पक्ष की बनाते हैं और तीसरी हेडिंग बनाते हैं कला पक्ष की, कला पक्ष 3 नंबर। और चौथी हेडिंग बनाते हैं साहित्य में स्थान, साहित्य में स्थान। ये 4 हेडिंग्स तैयार करते हैं। कई लोग परीक्षा अध्ययन या अन्य
कालिंदी वगैरह तैयार करते हैं, तो दुनिया भरे का मटेरियल लिखा रहता है। दुनिया भरे की बातें नहीं करने हैं, केवल 4 हेडिंग बना के लिखने हैं, 2 रचनाएं लिखने हैं, कोई भी कभी जो कभी पूछा जाए उसकी 2 रचनाएं। भाव पक्ष में 2 हेडिंग बनाएंगे, एक बनाएंगे वर्णन के विषय कौन कौन से हैं, माना कवि ने किस विषय पे लिखा है और रस कौन से उपयोग करे हैं। रस भाव पक्ष में लिखते हैं, और कला पक्ष में 4 सब हेडिंग बनाते हैं। हेडिंग बना, कुछ लोगों की आदत क्या होती है, मिला के लिख देते हैं भाव पक्ष कला पक्ष, मिला के नहीं लिखना है। हमने एमपी बोर्ड के जो आंसर लिस्ट मंगाई है, कई साल क्या होता है जब हिंदी का कोई टीचर कॉपी चेक करने जाता है बोर्ड में, तो उन्हें हर साल के पेपर की आंसर लिस्ट मिलती है। उसमें हमने देखा है कि हेडिंग्स बन के ही लिख दी है। उन्होंने कला पक्ष में हेडिंग बनाई है 4, कौन कौन सी। पहली हेडिंग बनाते हैं भाषा, दूसरी हेडिंग बनाते हैं शैली, तीसरी हेडिंग बनाते हैं छंद, चौथी हेडिंग बनाते हैं अलंकार। ये 4 सब हेडिंग बनाएंगे। कला पक्ष में 4 सब हेडिंग, भाव पक्ष में 2 सब हेडिंग, और रचनाएं 2, और साहित्य में स्थान। ये आपका हर कोई भी कवि परिचय आए यही बातें पूछता है। हर कवि की 2 रचनाएं से ज्यादा मत याद करो, चक्कर मत पड़ो, 2 रचनाएं याद करो। भाव पक्ष हेडिंग डालो, उसमें 2 हेडिंग बनाओ, वर्णन के विषय और रस। किन विषयों पे लोगों ने लिखा है, किसके बारे में वो बताना है, वर्णन के विषय क्या है, पॉइंटों में बता देना है, कौन से रसों का उपयोग किया है। ये 2 हेडिंग बनाते हैं भाव पक्ष में। और तीसरी हेडिंग कला पक्ष में 4 सब हेडिंग बनाएंगे। भाषा कौन सी उपयोग करी गई है, शैली कौन सी उपयोग करी गई है, छंद कौन से अलंकार स्पष्ट पता हो, और साहित्य में स्थान। ये हमने बताया, इतनी हेडिंग्स बनाते हैं। अब हम एक कवि परिचय लेकर तुम्हें समझाते हैं। रोज का एक एक कवि परिचय हमें समझाएंगे, रोज एक ही एक याद करने हैं। तो आज हम तुम्हें पढ़ाने वाले हैं तुलसीदास का। किसका जीवन परिचय, तुलसीदास का कवि परिचय बताने वाले हैं। तुलसीदास को लोक नायक कवि कहते हैं। तुलसीदास को हम क्या कहते हैं, लोक नायक कवि। लोक नायक कवि हैं भैया ये, लोक नायक कवि, रस सिद्ध कवि हैं, रसों में सिद्धता हासिल है। इनकी 2 मेन विशेषताएं हैं, लोक नायक कवि हैं और रस सिद्ध कवि हैं। तो देखो, सबसे पहले हमने हेडिंग बनाई, पहली रचना है। तो तुलसीदास की रचनाएं सब लोग जानते हैं, बहुत प्रसिद्ध रचना है रामचरित मानस। सभी लोग जानते हैं तुलसीदास की प्रमुख रचना कौन है, रामचरित मानस। और दूसरी कौन सी है, विनय पत्रिका। केवल ये 2 ही याद रखो ना, क्या जरूरी है। तुलसीदास की 2 रचना सब लोग जान, रामचरित मानस और विनय। फिर तुम्हें और नॉलेज बढ़ाना तो 2 और याद कर सकते, कवितावली और दोहावली भी इनकी ही रचनाएं हैं। फिर परीक्षा में 2 पूछे तो 2 ही लिखियो, 1 नंबर मिल गया तुम्हें, 1 नंबर की और रचना। अब आते हैं भाव पक्ष और कला पक्ष। जो कला पक्ष पहले हम तुम्हें समझाएंगे। कला पक्ष में हमने बताई थी 4 सब हेडिंग, भाषा, शैली, छंद और अलंकार। कला पक्ष में कितनी हेडिंग बनाना है, कला पक्ष में ये दिख रहा है बोर्ड पे, कमेंट करके बताइए, जो नीली पेंसिल में जो लिखा है दिख रहा है। 4 हेडिंग्स हैं, सब हेडिंग। कला पक्ष याद रखना, कला पक्ष में 4 सब हेडिंग। भाषा कौन सी उपयोग करी है तुलसीदास ने, शैली तुलसीदास की कौन सी है, छंद कौन सा प्रयोग करो, अलंकार कौन सा है। तो हम बता दें, भाषा इनकी ब्रिज है, कौन सी है, और अवधि, मेन भाषा इनकी अवधि है। इन्होंने दोनों भाषाओं में वैसे लिखा है। इनकी प्रमुख भाषा कौन है, अवधि। हमें वाक्य बना के लिख सका, तुलसीदास की प्रमुख भाषा अवधि के साथ साथ ब्रिज है। भाई हमने जान तुलसीदास ने राम पे लिखो है, और राम कहाँ के थे, अवध के। अगर तुम्हें भूलने का डर है तो कैसे याद करोगे, तुलसीदास ने किन पर लिखा है, राम पे, और राम कहाँ के थे, अवध के। तो याद रहेगी अवधि भाषा। तुलसीदास की प्रमुख भाषा कौन है, अवधि। इन्होंने अवधि भाषा के साथ साथ कुछ रचनाएं ब्रज भाषा में भी की हैं। वाक्य बना के लिखोगे कि तुलसीदास की प्रमुख भाषा अवधि है, लेकिन इन्होंने अवधि भाषा के साथ साथ ब्रज भाषा का भी उपयोग किया है। अब शैली कौन सी है, अपने युग में प्रचलित सभी शैलियों में काव्य रचना की है। माने इनके समय में जितनी शैली प्रचलित थी उन सभी शैलियों में इन्होंने काव्य रचना की है। तो यहाँ कोई स्पेशल पॉइंट नहीं है, गप है एक प्रकार की। लगाओगे, तुलसीदास ने अपने युग में प्रचलित सभी शैलियों का क्या किया है, काव्य रचना की है।
बस इतना ही लिखने, हेडिंग बनाए के। कल छंद इन्होंने दोहा, सवैया, चौपाई। रामचरितमानस तुम पढ़ते हो, पढ़े हो, हम दोहा भी है, चौपाई भी है, सवैया भी है। तो 3 छंद प्रमुख है इनके। तुलसीदास ने अपनी रचना में दोहा छंद, सवैया छंद और चौपाई छंदों का अच्छे से प्रयोग किया है। ठीक है, जब हम एक वाक्य बना के लिखेंगे, छंद हेडिंग डालेंगे और क्या लिखेंगे कि तुलसीदास ने अपनी काव्य रचना दोहा, चौपाई और सवैया छंदों में की है। इनके प्रमुख छंद हैं। अलंकार कौन से हैं? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा का विस्तृत वर्णन मिलता है। माने अगर हम इनके साहित्य पढ़ेंगे तो इनमें इनके 3 अलंकार प्रमुख हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। तो 4 सब हेडिंग बनाने हैं। फिर एक बार देख ले 4 सब हेडिंग कौन कौन सी हैं। तुलसीदास की भाषा कौन सी है? अवधि के साथ ब्रिज। रचनाएं 2 कौन सी हैं? रामचरितमानस, विनय पत्रिका। सवैया छंद है। छंद जब टॉपिक पढ़ाएंगे, छंद 2 प्रकार के हैं, मात्रिक छंद और बाणिक छंद। तब यहाँ दुर्मिल सवैया आएगो, मत्तगयन सवैया आएगो। ठीक है, सवैया जो बाणिक छंद है, कैसा है? इसमें वर्णों की गिनती की जाती है। छंद 2 प्रकार के होते हैं, एक मात्रिक छंद जिनमें मात्राओं की गिनती की जाती है, एक बाणिक छंद जिनमें वर्णों की गिनती की जाती। दोहा, चौपाई ये मात्रिक छंद है, सवैया जी कहाँ है? बाणिक छंद है। ये 2 प्रकार के हो, दुर्मिल सवैया और मत्तगयन सवैया। ठीक है, तो ये छंद पढ़ाएंगे तो वहां डिटेल से बताए जाएंगे। अगर तुम बस केवल याद ये रख लो कि सवैया एक बाणिक छंद है जहां वर्णों की गिनती की जाती। ठीक है, जहां में 21 से लेकर 26 तक ऐसे वर्ण होते हैं, वर्णों की गिनती करी जाएगी। इसमें फिर प्रकार आज फिर उनमें अलग अलग होंगे। जैसे अगर हम देखें दुर्मिल सवैया जिसे चंद्रकला कहते हैं, 24 वर्ण हो। चंद्रकला से कहा याद आ जात? चंद्रकला चाहे 24 वर्ण। जो दुर्मिल सवैया है जहाँ चंद्रकला कहा में 24 वर्ण हो। तुझे बात समझ में आएगा? कौन ने पूछो तो मानसी क्लियर होएगा। सवैया क्या है? बाणिक छंद है। जाके प्रकार हो तो और डिटेल छंदों की जानकारी छंद में देंगे। दोहा छंद, सवैया छंद और चौपाई छंद। अलंकार कौन कौन से हैं? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। जी अब जैसे अलंकार पढ़ोगे तब इन्हें बताएंगे वहां उपमा का हो, रूपक का हो। अब तो केवल ध्यान रखना है कि अलंकार है, इनको प्रयोग करोगा वह। ठीक, अलंकार कौन कौन से हैं तुलसीदास के? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। एक छंद कौन कौन से हैं? दोहा, चौपाई, सवैया, सोरठा लिख सका। ठीक है, तो ये छंद है, ये है। अब आगे बढ़ते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। हमें का ध्यान रखना है? छंद कौन सा उपयोग करो, अलंकार कौन सा उपयोग करो, भाषा कौन सी है, शैली कौन सी है। ठीक, जो तुमने शुरू में पढ़े हैं वे ही हैं अधिकांश था। चलो आगे देखते हैं। अब आ जाओ भाव पक्ष। क्या भाव पक्ष में देखो, वर्णन के विषय और रस बताए थे हमने। भाव पक्ष में कौन कौन सी 2 हेडिंग बना? वर्णन के विषय और रस। इनमें श्रृंगार रस, शांत रस, करुण रस, रौद्र रस और वीर रस। भाई रामचरितमानस में कई कांड हैं, बोलो। जब राम का शादी भाई तब श्रृंगार रस आओ। ठीक है, जब वनवास चले गए बिल्कुल शांत रस वहां है। ठीक है, भक्ति में भक्तिपूर्ण रचनाएं लिखी गई, वहां शांत रस आ जा। करुण रस, करुण रस कब करुणा पैदा हो तब करुण रस हो। रौद्र रस जब गुस्सा है, क्रोध, युद्ध में, युद्ध के समय रौद्र रस। और जब युद्ध का वर्णन किया जाता है तो वो काय में करो जाएगा? वीर रस और रौद्र रस में। तो ये 2-3 रसों के नाम याद कर ले, श्रृंगार, शांत, करुण, रौद्र, वीर। रस सिद्ध कवि है, मतलब इन्होंने रसों का बहुत अच्छे से प्रयोग किया है। हम क्या लिखेंगे? तुलसीदास रस सिद्ध कवि हैं, अतः इन्होंने अपनी काव्य रचनाओं में रसों का बहुत उत्तम कोटि का वर्णन किया है। कुछ रसों के नाम, कुछ रसों के नाम लिख देंगे। शुरू वाले श्रृंगार, रौद्र, वीर, करुण, शांत। याद रख लो कौन कौन से रस है। श्रृंगार है, शांत है, करुण है, रौद्र है, वीर है। अब आप वर्णन के विषय। वर्णन के विषय क्या है? जिस सगुण ब्रह्म के उपासक रहे हैं। सगुण का मतलब होता है मूर्ति की पूजा करने वाले। कौन की पूजा करते थे? राम की। राम के अनन्य भक्त रहे, काय के? भाई राम एक सगुण ब्रह्म है। अच्छा, समन्वयवादी दृष्टिकोण अपनाया इन्होंने। भारतीय संस्कृत के पक्षधर रहे हैं, अंग्रेजी संस्कृत के पक्षधर नहीं। कौन के? भारतीय संस्कृत के। लोकहित भावना रही है। इन्होंने जो अपनी रचना करी रामचरितमानस काय के लाना है? लोक मान संसार की।
और दार्शनिक भाव रहो इनमें, कैसे भाव। अब जे याद कैसे रखोगे 6 पॉइंट, 6 पॉइंट जल्दी में याद नहीं आएंगे, तो हम एक लॉजिक बनाओ है। भारत लोक में, कहा भारत लोक में सगुण राम के दर्शन करें सभी जन, माने सभी जन माने तुमने देखो भाई अयोध्या मंदिर बनो, भाई बेटे बना दी हमने, भाई राम के दर्शन करोगे तो पाकिस्तान थोड़ो जाओगे, भारतीय में तो करोगे। तो हमने कहा भारत लोक में, कौन से लोक में, सगुण राम के दर्शन करें सभी जन। लॉजिक सिंपल है। अविद्या को याद रखो कि अविद्या सब लोग दर्शन करने जा रहे हैं। अबे आ रहा है, बता रहा है, पहले लॉजिक सुन ले। भारत लोक में पहला पॉइंट, जय जय। हाँ 30 लोग जुड़े, हाँ चलो देखो, सुनो ध्यान से, भाव पक्ष देखते हैं। भाव पक्ष में देखो, पहली विशेषता का आती सगुण ब्रह्म के उपासक। सगुण ब्रह्म का मतलब होता है जो मूर्ति की जो पूजा करते हैं उन्हें सगुण कहते हैं, और जो बिना मूर्ति की पूजा करते हैं उन्हें निर्गुण ब्रह्म कहते हैं। क्या कहते हैं। यहाँ संसार में दो प्रकार से पूजा होती, एक निराकार ब्रह्म की जिसमें माना जाता है ईश्वर का कोई रूप नहीं है, और सगुण को मतलब जैसे राम कृष्ण माने मूर्ति को बना के पूजा करना, वो सगुण ब्रह्म हो। अच्छा, फिर समन्वयवादी, समन्वय बना सामंजस्य बनाना, ठीक है, समाज में सामंजस्य बनाना, लोगों में सामंजस्य बनाना, ठीक है, समन्वयवादी कौन रहे। समन्वयवादी भारतीय संस्कृत के पक्षधर, अंग्रेजी संस्कृत के नहीं, कौन से, भारतीय संस्कृत पक्षधर रहे। लोक हित भावना, संसार की मंगल भावना कि सब संसार में अच्छाई हो, ठीक है, कहते नहीं है विश्व का कल्याण हो, ठीक है, वो है लोक हित भावना। राम के अनन्य भक्त थे, वरना दर्शन भाव तो कैसो, दार्शनिक भाव, ठीक है। दार्शनिक भाव का मतलब एक अलग शास्त्र हो, दर्शन शास्त्र क्या होता है, वो दार्शनिक भाव था। तो 6 पॉइंट है, कितने हैं, ये 6 पॉइंट के मतलब समझाए थे हमने। अब ये याद कैसे करोगे, इनमें 6 जरूर नहीं, 6 लिखे आओ, 4 5 जो याद आ जाए, लॉजिक से याद करो। देखो लॉजिक क्या है, भारत लोक में, पाकिस्तान में नहीं,
भारत लोक में सगुण राम के दर्शन करें सभी जन। भाई हम अगर राम के दर्शन करेंगे, राम कैसे है, सगुण है, हमें सगुण राम के दर्शन करने, तो कहाँ जाएंगे हम, भारत ही में तो आएंगे, पाकिस्तान तो जाएंगे नहीं। तो हमने ट्रिक बना दी, भारत लोक में, भारत लोक में सगुण राम के दर्शन करें सभी जन। सभी, तो भारत से याद आ जाएगो भारतीय संस्कृति के पक्षधर, नहीं याद आएगो। भारत से क्या याद आएगो, लोक से क्या याद आएगो, लोकहित भावना, लोकहित। सगुण से सगुण ब्रह्म के उपासक, राम के अनन्य भक्त, राम के दार्शनिक भाव। 5 बातें आ गई, 5 ही लिख दे, जरूरी नहीं है 6 लिखो, 4 लिख दे, ये लॉजिक से तुम कभी नहीं भूलोगे। तुलसीदास के भाव पक्ष याद रखना है, तुलसीदास का भाव पक्ष हमेशा याद रहेगा। एक डायलॉग याद कर ले, भारत लोक में सगुण राम के दर्शन करें सभी जन। तो भारतीय संस्कृति के पक्षधर, लोकहित भावना, सगुण ब्रह्म के उपासक, राम के अनन्य भक्त, दार्शनिक भाव। कोई प्रॉब्लम है, आगे बढ़ जाए, भाव पक्ष क्लियर। चलो कला पक्ष तो बताई गए थे। अब साहित्य में स्थान, काय में साहित्य में स्थान देखो, तो ये भक्ति काल कहते, काय कहते, तुलसीदास काय कहते, और भक्ति काल में काय के, सगुण भक्ति धारा कहते, और सगुण भक्ति धारा में काय के, राम भक्ति शाखा के हते, संत कवि हते कहते। तो हम इनको स्थान बता रहा है, ये किस युग के हते, भक्ति काल के। भक्ति काल में काय के, और बहु में सगुण भक्ति धारा काय के, संत तुलसीदास लोकनायक कवि हैं। कैसे हैं, रस सिद्ध कवि हैं, जो तो हम बता ही चुके हैं, नहीं बताए। इनकी काव्य रचना से, इनकी काव्य से जीवन जीने की कला सीखी जा सकती है। इनकी काव्य रचना से जीवन जीने की कला सीखी जा सकती है, इनके काव्य से जीने की कला सीखी जा सकती है। इनका भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों सबल है। माने ऐसा होता है, कई कवि ऐसे हैं जिनका भाव पक्ष तो अच्छा है लेकिन कला पक्ष अच्छा नहीं। भाव पक्ष में भावनाएं लिखी जाती हैं, तुम्हारे अंदर जो भावनाएं उमड़ रही हैं वो दिखाई जाती हैं। और कला पक्ष में कब बताओ जात, भाषा कौन सी है, ग्रामर। कला पक्ष माने व्याकरण, कला पक्ष बोले तो कई कवि ऐसे हैं जिनको व्याकरण बहुत अच्छी है, कला पक्ष तो अच्छा है लेकिन भावनाएं अच्छे से प्रस्तुत नहीं कर पाए, तो उनका भाव पक्ष कमजोर रहा है। और कई ऐसे कवि हैं जिनको भाव पक्ष अच्छो है, कला पक्ष अच्छो नहीं है। लेकिन तुलसीदास अपने ऐसे हैं जिनको भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों सबल हैं, दोनों। और जो लोकनायक कवि हैं, रस सिद्ध कवि हैं। तो कुल मिलाए के साहित्य में स्थान में हम उनकी विशेषताएं लिखा दे, प्रसिद्ध काय कारण भाई, इन्हें ख्याति काय मिली, ठीक, तो वो बताते हैं साहित्य में। साहित्य में स्थान में 2-3 वाक्य लिखे जाते, ठीक है। अच्छा, तुलसीदास को साहित्य में स्थान और कैसे अच्छो कर सका, देखो हम एक ग्राफ की सहायता से तुम्हें समझा तुलसीदास को साहित्य में स्थान। इसके लिए हम तुम्हें एक टेबल बना के बता, भक्ति काल को वर्गीकरण तुम्हें दिखा, तुम भक्ति काल का वर्गीकरण देख ले तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। भक्ति काल के 2 भाग हैं, कितने हैं, एक है तुम्हारा निर्गुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा, सुनियो ध्यान से, और एक है तुम्हारा सगुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा माना भक्ति 2 प्रकार से करी जाते हैं, एक निर्गुण एक सगुण। निर्गुण के 2 भाग हैं, एक है तुम्हारा ज्ञान मार्गी शाखा, ज्ञान मार्गी शाखा समझियो ध्यान से, और एक है तुम्हारा प्रेम मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा। ध्यान सुनियो, ये पहले हम एक बार बता चुके हैं तुम्हें, प्रेम मार्गी शाखा। और सगुण भक्ति के 2 हैं, एक राम भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा, और एक है तुम्हारी कौन सी, कृष्ण भक्ति शाखा। ध्यान से देखिए, कई बार जो क्वेश्चन अलग से हुआ है, जान भक्ति काल का वर्गीकरण कीजिए। देखो एक क्वेश्चन सही, ये क्वेश्चन हम क्यों तुम्हें पढ़ा रहे हैं, इससे तुम्हारा साहित्य में स्थान कैसे लिखो जा, ये बहुत क्लियर हो जाएगा। भक्ति काल का वर्गीकरण देखो, भक्ति काल के 2 भाग करे गए, निर्गुण भक्ति धारा, सगुण भक्ति धारा। निर्गुण के 2 भाग करे गए, ज्ञान मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा। राम भक्ति शाखा जाके 2 भाग करे गए, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। ध्यान से देखियो, भक्ति 2 प्रकार से करी जात, निराकार ब्रह्म की उपासना करना निर्गुण भक्ति धारा कहलाती है, और मूर्ति बना के पूजा करना सगुण भक्ति धारा कहलात।
निर्गुण में दो हैं ज्ञान मार्गी, इसके प्रमुख कवि हैं कबीरदास को हैं, देखियो ध्यान से। और प्रेम मार्गी के प्रमुख कवि हैं जायसी को हैं, जायसी बल ध्यान से देखियो। राम भक्त के प्रमुख कवि हैं तुलसीदास को हैं, तुलसीदास। और कृष्ण भक्ति के प्रमुख कवि हैं सूरदास को हैं। एक एक कवि ले ले अपन ने, बोलो। अब देखो, अब ये ग्राफ तुम्हें तैयार होएगा, ग्राफ समझ में आएगा। अब हमें तुलसीदास का हमें स्थान बताना कहाँ है, तो देख ले तुलसीदास को कहाँ स्थान है, भक्ति काल के हैं कि नहीं है, तो यहीं से लिखो ना, भक्ति काल के, सगुण भक्ति धारा के, राम भक्ति शाखा के संत कवि तुलसीदास आएगा स्थान। कहोगे भक्ति काल के, सगुण भक्ति धारा के, राम भक्ति शाखा के संत कवि तुलसीदास लोकनायक और रस सिद्ध कवि हैं, लोकनायक और रस सिद्ध कवि हैं। इनकी विशेषता बताए दे, लोकनायक और रस सिद्ध कवि हैं। इनका भाव पक्ष के साथ साथ कला पक्ष दोनों सबल हैं, दोनों। तो इनकी काव्य रचना जो लिखी है उनसे जीवन जीने की कला सीखी जा सकती है। एक आध गप दे दे अपनी साहित्य में स्थान में ऐसा हो। अब देखो जगराफ से एक फायदा और है, मान लो कबीरदास को तुम्हें लिखने साहित्य में स्थान, तो कैसे लिखोगे, भक्ति काल के, निर्गुण भक्ति धारा के, ज्ञान मार्गी शाखा के संत कवि कबीरदास, ठीक है, की रचना। कबीरदास की रचना है बीजक, क्या, और बीजक के 3 भाग हैं, साखी सबद रमैनी, साखी सबद रमैनी 3 भाग हैं, कौन के, बीजक के। इनकी साखियां विश्व प्रसिद्ध हैं, रेडियो टेलीविजन और यूट्यूब पे मिल जाएंगी। इनकी साखी विश्व प्रसिद्ध हैं। इनने कही थी पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, और जैसे अच्छी चाक है पीस खाए संसार, जिनकी साखी है। और इनने कही है दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। बहुत विश्व प्रसिद्ध है साखी इनकी, बहुत प्रसिद्ध कवि रहे हैं कबीरदास। तो जो कबीरदास को होगा ना साहित्य में स्थान, तो ये ग्राफ से हम किसी में कि हम सूरदास को लिख सका, नहीं लिख सकते, कैसे लिखे, भक्ति काल के, सगुण भक्ति धारा के, कृष्ण भक्ति शाखा के संत कवि सूरदास काव्य जगत के सूर हैं, कहा के इन्हें काव्य जगत का सूर कहा जाता है। तो साहित्य में स्थान कैसे लिखा जाता है, कमेंट करके बताएं, सब लोग समझ में आ गया, साहित्य में स्थान कैसे लिखा जाता है। 1-2 लोग कमेंट करके बता दो, फिर आगे बढ़े। चलो एक बार रिपीट कर रहे हैं, तुलसीदास को एक बार रिपीट कर रहे हैं, ध्यान दें। सबसे पहले रचनाएं लिखी जाती हैं, 2 रचना याद कर लो, रामचरितमानस और विनय पत्रिका। ठीक, 1 नंबर तुम्हारा पक्को होगा। 1 नंबर है कला पक्ष का, कला पक्ष में कितनी हेडिंग बनाना है, 4। नंबर 1 भाषा, नंबर 2 शैली, छंद, अलंक, किसी का भी कवि परिचय लिखो, कला पक्ष में 4 हेडिंग्स। कला पक्ष होता जरूर 1 नंबर का है, कितने नंबर को, अरे 4 हेडिंग लिखाओ, एक एक वाक्य लिखो, ज्यादा जरूरत ही नहीं है। लोग कला पक्ष को गप्पोलॉजी लिखा, गप्पोलॉजी नंबर नहीं मिला, हेडिंग बनाओ 4। भाषा वाक्य बना दो, रामचरितमानस कौन ने लिखी, तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी, राम कहाँ के थे, अवध के, इनकी भाषा कौन सी, अवधी, सीधे लगे तुलसीदास की भाषा कौन सी, अवधी। इन्होंने कुछ रचनाएं ब्रज में भी की हैं। फिर इनकी इन शैली, जहां में तो गप्पा ही है, अपने युग में जितनी प्रचलित शैली है सभी का प्रयोग किया, तो जहां में याद रखने की जरूरत। छंद याद ना आए तो छंद याद ना आए तुलसीदास के, तो रामायण याद, रामचरितमानस को ध्यान रखो, रामचरितमानस काय में लिखी है, दोहा में, चौपाई में, सवैया में। ठीक, तुमने देखो जब भी रामचरितमानस पढ़े कुछ चीजें कठिन आ जाती हैं, उच्चारण अपन को नहीं, बड़े बड़े सवैया ही हो, तो दोहा हमका सवैया भूल जाते हैं, सोरठा लिख दे, क्या लिख दे, दोहा सोरठा चौपाई, दोहा सोरठा 3 छंदन के नाम लिख दे। और जो छंद भूलोगे नहीं तो रामचरितमानस याद रखोगे तो याद आ जाएगा। रामचरितमानस में कहा है, दोहा है, चौपाई है, सोरठा है। अच्छा, अलंकार भाई शुरू वाले उपमा रूपक उत्प्रेक्षा अलंकारों का प्रयोग किया है, 1 नंबर पक्को होगा। कला पक्ष में समझ गए क्या लिखना है, आ गया।
भाव पक्ष, भाव पक्ष में वर्णन के विषय लिखा, कछु याद ही नहीं रखना जी, याद कर ले। भारत लोक में सगुण राम के दर्शन करें सभी जन। सगुण राम के दर्शन कहाँ करने हैं? भारत लोक में। तो भारत से भारतीय संस्कृत के पक्षधर, लोकहित भावना, सगुण ब्रह्म के उपासक, राम के अनन्य भक्त और दार्शनिक भावना। लो यहां से उठा के लिख गए। ये रस सिद्ध कवि हैं। कैसे हैं? इसीलिए इन्होंने सभी रसों का उत्तम प्रयोग किया है। कुछ के नाम लिख दे, श्रृंगार, शांत, करुण, रौद्र, वीर। एक याद नहीं आए तो रामचरितमानस में चले जाओ। युद्ध भाव वीर रस होएगो, रौद्र रस होएगो। शादी भाई होगी राम की, श्रृंगार रस होएगो। ठीक है, आ जाओ। साहित्य में स्थान देखो भाई, तो लिखी है भक्ति काल के, सगुण भक्ति धारा के, राम भक्ति शाखा के, संत कवि तुलसीदास, लोकनायक और रस सिद्ध, इनके काव्य से जीवन जीने की, इनका भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों सबल है। क्लियर है? तो ऐसे हम कवि परिचय याद करेंगे। ठीक, अब देखो कबीरदास क्या है, इनके बारे में मानी काफी भ्रांतियां हैं। ठीक है, भ्रांतियां इसलिए हैं, कुछ लोग कहते हैं इनका जन्म भाव तो हिंदू परिवार में, इनका पालन पोषण हुआ मुस्लिम परिवार में। ठीक है, पुराने ये हैं। तो अब हिंदू मुस्लिम से कोई लेना देना नहीं है, मनुष्यता सबसे ऊपर हो। ठीक है, कभी भी जाति पे और धर्म पे नहीं जाना चाहिए। जो व्यक्ति धर्म और जाति पे जाता है, ठीक है, तो डेवलपमेंट नहीं हो। ठीक है, और ये कभी क्वेश्चन पूछा थोड़ा जाएगा वहां के हिंदू है कि मुस्लिम है। इस प्रकार के क्वेश्चन उचित नहीं होते हैं। ठीक है, जाति और धर्म पे कभी क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। हाँ सुनो, कल सभी लोग ऑफलाइन अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं आके। ठीक है, आप लिख के लाइए क्वेश्चन है, अच्छे से डाउट क्लियर करते हैं आपके। ठीक है, हाँ 5 सब्जेक्ट करवाए थे।